हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एसटीएच के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी बीएससी सेकेंड ईयर में इनऑर्गेनिक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है हमको, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग कहते हैं बीबीटी। और इस किसके लिए होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए होगा। तो एक हमारे साइंटिस्ट है यम पाउली यम पॉलिन, ये हमारे साइंटिस्ट हैं। उन्होंने 1931 में इसके बारे में कुछ थियरी दी, बीबीटी के बारे में। और 1931 में कुछ थियरी दी, बताया इसके बारे में कि कोई कंपाउंड कैसा होता है और क्या क्या उसके बारे में इन्होंने बताया। उसी को हमको क्या करना है, पढ़ना है। और बाद में ये फेल क्यों कर गया, आखिर में सीएफटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्रिस्टल फील्ड थियरी। और इसका मतलब ड्रॉबैक भी हमको क्या करना है, देखना है। आज हमको ड्रॉबैक भी इसके बारे में देखेंगे कि इसका ड्रॉबैक क्या था। ठीक है, तो पहले हम लोग इस थियरी को एक एक करके यहाँ पे नोट करेंगे, समझेंगे कि क्या कह रहा है। उसके बाद से उसका ड्रॉबैक को हम लोग क्या करना है, देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। मैं एक जनरल वे में यहाँ पे यम और यहाँ पे लिगेंड के तौर पे मैं लिखता हूँ। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। और यहाँ पे मैं प्राइमरी बैलेंसी के रूप में इसको लिख दिया। तो आप जानते होंगे, शुरू से वीडियो देख रहे हैं, तो ये प्राइमरी बैलेंसी, सेकेंडरी बैलेंसी और ये मेटल। क्लियर? तो भाई ये जो होता है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस मेटल को डोनेट करता है। तो ये तो एक जनरल कंपाउंड का नाम लिखा गया। तो पहला इनका जो था, पहला ये मेटल और ये लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये मतलब ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस मेटल को डोनेट करता है। और डोनेट करने के बाद से यहाँ पे क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो पहला ये था कि जो लिगेंड होता है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है। और मेटल को देने के बाद से उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आप पहले एक काम करिए, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर ये नोट्स डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें पहले ये लिखा गया, आपको क्लियरली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। पहला हमने देखा कि बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इन विच इन द लोन पेयर ऑफ डोनर एंड सेंट्रल मेटल एटम इज एक्सेप्टेड। मतलब कि अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये मेटल एक्सेप्ट कर रहा है, तो इनके बीच में जो फॉर्मेशन होता है वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यार कुछ तो कुछ एग्रीमेंट होगा ना, ये डोनेट कर रहा है। अब डोनेट कर रहा है तो देखो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा दूसरा जो है, अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करता है, कौन, लिगेंड। तो इन इलेक्ट्रॉनों को अरेंजमेंट करने का, अरेंजमेंट कहाँ पे अरेंजमेंट करता है, कौन, ये मेटल। ये अपने ऑर्बिटल में क्या करता है, अरेंजमेंट करता है। अपने वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है, अरेंजमेंट करता है। क्योंकि ये जितने भी मेटल होते हैं वो डी ऑर्बिटल के होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या करेगा, वो अरेंजमेंट करेगा। मतलब अपने डी ऑर्बिटल में जो स्पेसिस खाली होता है, जो जगह खाली होता है, उसमें क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, पहला हमने देखा कि जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा हमने देखा कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने के बाद से ये इलेक्ट्रॉन को ये कहाँ रख रहा है, तो ये अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों को रख रहा है। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इस मेटल के क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होता है, इसे खाली होते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल इसे खाली होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जितना होता है ना, सब आके यहाँ पे इसे इसे क्या करता है, उसको डोनेट करता है। इसे डोनेट करने के बाद क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये चीज पता चलता है कि वो अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या करता है, इसको रखता है। तीसरा जो है, तीसरा जो ये लिगेंड, जितना लिगेंड होगा उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी अगर नंबर ऑफ लिगेंड जितना ज्यादा होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज्यादा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर इस कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो लिगेंड के नंबर कितना है, 6 है। तो यहाँ पे इस मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो तीसरा हमको किसके बारे में बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताता है, मेटल और लिगेंड के बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में, कि इस मेटल का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिगेंड 6 है तो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियरली? तो पहला हमने देखा कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा हमने देखा कि ये डोनेट कर रहा है
डोनेट करने के बाद से ये इलेक्ट्रॉन को अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में अरेंजमेंट कर रहा है। तीसरा हमने देखा कि ये जो मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो लिगेंड क्या करता है, डिफाइन करता है। चौथा जो है, ये जो मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जो मेटल अपने डी ऑर्बिटल में अरेंजमेंट करता है, तो कहीं कहीं अपने डी ऑर्बिटल को इनर वाला यूज करता है, मतलब D2sp3। कहीं कहीं हमारे पास एक हाइब्रिडेशन ये आएगा D2sp3, और कहीं कहीं आपको हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2। तो आपको ये समय के अनुसार आपको पता चलेगा कि जब ये लिगेंड डोनेट करता है, तो डोनेट करने के बाद से कहीं कहीं हमारे पास जो संकरण होता है वो D2sp3 आता है, और कहीं कहीं संकरण हमारे sp3d2 आता है। मतलब यहाँ पे देखो D का अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हुआ है, और यहाँ पे D का बाहर वाला ऑर्बिटल यूज हुआ है। ठीक है। तीसरा जो पांचवा था, सॉरी पहला दूसरा तीसरा और पांचवा था, इन्होंने बताया कि जो सम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मतलब कुछ कंपाउंड जो होते हैं, कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं एंड डायामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, इन्होंने इसने बताया कि बताया भैया देखो कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं और डायामैग्नेटिक होते हैं, और इन्हीं चौथा का यूज करके हम किसी कॉम्प्लेक्स का हम ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हैं। ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, उसके शेप को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो इसकी थ्योरी है, पहला ने कह रहा है कि जो लिगेंड है, लिगेंड के पास जो लोन तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल को डोनेट कर रहा है, तो मेटल को डोनेट कर रहा है तो उसको हम लोग जो बॉन्ड बन रहा है उसको बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। किसके किस बीच बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में। दूसरा कह रहा है कि ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड अपना लोन तरफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये मेटल कहाँ रख रहा है, कहाँ अरेंजमेंट कर रहा है, तो अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, उसको अरेंजमेंट कर रहा है। तीसरा, ये जो लिगेंड के नंबर है, लिगेंड के जो नंबर होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। किसके, मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करते हैं। चौथा, ये जो डोनेट करता है, डोनेट करने के बाद से कुछ जो संकरण होते हैं वो D2sp3 होते हैं, और कुछ जो संकरण होते हैं DsP3d2 होते हैं। जब इस पे हम लोग एग्जांपल करेंगे आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। यही तो सब इसका फेलियर है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ड्रॉबैक, तो यहीं से इसका मिस्टेक हो गया, ये बता नहीं पाया कि संकरण मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज इन्होंने नहीं बता पाया। D2sp3 और sp3d2 है। ठीक है। तो अब पांचवा जो है, कुछ इन्होंने बताया कि कुछ जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक है, और कुछ जो कंपाउंड है वो उसने क्या बताया कि डायामैग्नेटिक है। इसके बारे में इन्होंने बताया। तो ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इससे जो मतलब जो संकरण होता है या हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, इन्हीं का यूज करके हम क्या करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। उसका ज्योमेट्री यानी कि वो उसकी संरचना कैसे बनेगी। तो हमने देखा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो एम पाउलिंग ने 1921 में डिजाइन किया था और कुछ थ्योरी दिया था। अब इसके बाद हमको देखना है कि इसका ड्रॉबैक क्या है, इसकी फेलियर क्या है, ये कहाँ पे मिस्टेक कर गए। तब हमको समझ में आएगा आखिर में ये CFT की जरूरत क्यों पड़ी, और CFT ने बताया कि एक्चुअली में जो कंपाउंड होता है वो कैसा होता है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, मेटल और लिगेंड के बीच में। ठीक है। अब इसका एक और होता है ना कि मतलब इन्होंने बताया कि जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होते हैं, इन्होंने बताया कि कुछ कॉम्प्लेक्स को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे तो वीक रिपल्सन होगा, और कुछ को मतलब हाईली रिपल्सन होगा। तो ये सारा चीज जो था ये नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों हुआ और उसके पीछे का रीजन क्या है। अब हम लोग इसके बाद इसका ड्रॉबैक देखेंगे। इसका ड्रॉबैक यानी कि इसकी कमियां क्या है। इतना तो आप समझ चुके हैं, ये 5-6 पॉइंट है। नोट्स डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी कमियां क्या है, ये कहाँ पे क्या कर गया, फेल कर गया, और कहाँ पे ये कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अब हम देखेंगे कि VVT की जो ड्रॉबैक है वो क्या है। पहला ड्रॉबैक इनका फेलियर क्या था कि दो संकरण थे हमारे, एक हमारा था AsP3 और दूसरा संकरण था DsP2। ये दोनों संकरण के लिए जो ज्योमेट्री थी वो अलग अलग थी, DsP2 और sp3 के लिए। तो इनसे पूछा गया कि भैया आप बताइए ये 2 टाइप के संकरण क्यों आए, 2 टाइप के हाइब्रिडेशन क्यों आए, और इन दोनों का ज्योमेट्री अलग अलग क्यों है। तो ये क्या कर सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, इनसे ये पूछा गया कि आप कहीं कहीं DsP3 लगा रहे हैं, फिर कहीं कहीं sp2 sp3d2 लगा रहे हैं, कहीं कहीं इसको आप इनर ऑर्बिटल बोल रहे हैं, कहीं कहीं इसको आउटर ऑर्बिटल बोल रहे हैं। इसके बारे में बताइए, नहीं बता पाया। तीसरा, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं बता पाया कि कुछ जो कंपाउंड थे वो
कुछ जो कंपाउंड थे वे पैरामैग्नेटिक क्यों हैं और डायामैग्नेटिक क्यों हैं, इसके बारे में इन्होंने नहीं बता पाया कि एक्चुअली में ये पैरामैग्नेटिक क्या है और डायामैग्नेटिक क्या है। और जो अंतिम है, कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम के द्वारा देखें तो कुछ ऐसे लिगेंड थे जो स्ट्रांग थे और वीक थे। तो यह स्ट्रांग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में ये जो थियरी थी सीएफटी थी, इसको इन्होंने नहीं बता पाया। तो पहला तो दो संकरण थे, ये नहीं बता पाया। दूसरा इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल क्या है, इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जो तीसरा है वो कंपाउंड डायमैग्नेटिक क्यों है और पैरामैग्नेटिक क्यों है, इसके बारे में नहीं बता पाया। चौथा, कुछ लिगेंड ऐसे थे जो स्पेक्ट्रम से देखा गया है उनको कि कुछ ऐसे लिगेंड थे जो स्ट्रांग थे और कुछ वीक थे, तो उनके बारे में इन्होंने नहीं बता पाया। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और इसको किसने डिजाइन किया था, कब डिजाइन किया था, 1921 में डिजाइन किया गया था, और इसकी ड्रॉबैक क्या थी, कमियां क्या थी, आखिर में इसके बाद सीएफटी की जरूरत क्यों पड़ी और सीएफटी ने क्या कुछ बताया, हर चीज का सीएफटी ने क्या कर दिया, रिजल्ट कर दिया, दे दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, उसको लिख लीजिए तो आपको क्लियरली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है।